या एनीबडी? कोई है भाई? ये सब लोग चले गए। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो हेलो। सर आ रही है आपकी आवाज़? हाँ मेरी तो आ रही है, बट सामने से नहीं आ रही। सो दिव्या एक बार पूछ लो यार, अगर कोई कहे तो फिर, नहीं तो फिर मैं अभी आगे लेके चलता है सेशन को। अच्छी लगी सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्या अच्छा लगा ये एक बार बताओ फटाफट। वीरेंद्र सिंह, कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी, वेरी गुड। और काम की भी लगी? काम की लगी सर। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब एक आदमी ने कह दिया, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो, सो एवरीबडी अब आगे चलते हैं कि हम ये करें क्या, तो करें कैसे। सो पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट 3 चीज़ें हैं जो मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम ये 3 तो पकड़ लीजिए। तो तीनों कौन कौन सी हैं उसको समझाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दैट इज़ या सो दैट इज़ मुझे एक और सिचुएशन याद आ रही है पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड, और वो कुछ इस तरीके से कि आपका जो सोचने का तरीका है वो क्या है, पहले उस पे आना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो समझ में आता है ना तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे 2 लोग थे, पुरानी कहानी है कि 2 सेठ थे और वो आपस में कुछ गप्पे चल रही थी उनकी। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे थे, अपने नौकरों के बारे में बात कर रहे थे घर में। तो उसने बोला, यार मेरे नौकर का तो बहुत बुरा हाल है। वो तो, तेरे नौकर का कुछ बुरा हाल नहीं होगा जो मेरे नौकर का बुरा हाल है। वो तो, अरे नहीं, तेरे नौकर का क्या हाल होगा जो मेरे नौकर का बुरा हाल है। तो ऐसे बात करते रहे। तो उसने बोला, चल रुक जा, मैं दिखाता हूँ। तो एक ने अपने नौकर को बुलाया और बोला, सुन इधर आ, ये ले 10 रुपये और जा बाहर से जहाज़ खरीद के लेके आ। तो नौकर ने 10 रुपये लिए और चला गया। तो दोनों हंसे थोड़ी ज़ोर से। तो दूसरा सेठ बोलता है, अरे अभी तो मैं तेरे को मैं मज़ा दिखाता हूँ। उसने अपने नौकर को बुलाया, भाई इधर आ, एक काम कर, ऑफिस जा और देख मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। तो दूसरा नौकर भी, हाँ जी अभी अभी देख, अभी बताता हूँ। चला गया। अब वो चला गया तो दोनों रास्ते में मिले। तो दोनों रास्ते में मिले और दोनों देखते ही एक दूसरे को बोला, तुझे भी काम पे भेज दिया? बोला, हाँ मुझे भी भेज दिया। और दोनों बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे। और क्या बोलता है, पहला वाला बोलता है, देखो अब ये कह रहा है मेरे को 10 रुपये में जाके जहाज़ ले आ, और हंस पड़ा। और दूसरे ने बोला, उसको देख, मेरे को बोल रहा है जाके ऑफिस में मेरे को देख क्या, और वो भी हंस पड़ा। तो पहले वाला क्या बोलता है मालूम है आगे? पहले वाला बोलता है, जहाज़ तो मैं 4 खरीद लूँ 10 रुपये में, लेकिन मेरे मालिक को ये नहीं पता है कि आज संडे और छुट्टी है, दुकानें बंद हैं। और दूसरे ने भी बोला, कहता है मेरे मालिक का भी यही हाल है, ऑफिस में जाके जो मुझे भेजा कि ऑफिस में जा देख क्या, अरे अपने फ़ोन ही कर लेता, ऑफिस में फ़ोन कर लेता। अब आप इस बात को अगर सोचेंगे ना तो आप कहेंगे हो क्या रहा है, मूर्ख है कौन और मूर्ख बन कौन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन मूर्ख कौन है, कोई बताएगा मुझे? इनमें से कौन सा मूर्ख है? सर ये दोनों ही है जिन्होंने भेजा है। जिन्होंने भेजा है वो मूर्ख है। बहुत बढ़िया। किसने बोला? आशीष ने, है ना? क्योंकि जो 2 लोग हैं जिन्होंने अपने आसपास मूर्ख लोग रखे हैं, सबसे बड़े मूर्ख वो हैं। तो मूर्खता कौन सी है? हमने अपने आसपास कौन सी सही चीजें रखी हैं, कौन से सही लोग हैं, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हर बार क्या बोलता हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट वेयर एज द पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों के माहौल में रहेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आप नेगेटिव लोगों के माहौल में रहेंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब लोगों का चयन कैसे करें? तो कॉरपोरेशंस में, नौकरियां जहां पे करते हैं, कंपनीज में, आप लोगों का चयन आप तो कर ही नहीं सकते। तो वहां पर उस माहौल में, वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है मुझे मालूम नहीं, जबकि आपको मालूम है, तो उस भी माहौल में अपने आप को रोज़ाना पॉजिटिव कैसे रखें,
उसके लिए 3 लेवल होने बड़े ज़रूरी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो अगर आप तैयार हैं तो बोलिए तैयार हैं, और अगर आप नहीं तैयार हैं तो तैयार हो जाइए। राइट, तैयार हो? सत्संग का मज़ा आ रहा है भाई? देखो मेरे को तो आज बिल्कुल सत्संग लग रहा है। मैं तो बिल्कुल जैसे बोलते ना कि चौकड़ी वौकड़ी लगा के बिल्कुल ऐसे बैठ गया, और थोड़ी सी धूप बत्ती भी करेंगे तो बाद में और मज़ा आएगा। सो सबसे पहले ना 3 लेवल पे आपको बात को समझना होगा। हम सबको, आप सब लोगों ने ये बात सुनी होगी और ये जानते हैं और करते भी होंगे। मतलब आपको मैं नया क्या बताने वाला हूँ, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन एक बात हम सब ने सुनी है, एंड दैट इज़ कि हम सबको एक अच्छा लर्नर होना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की इच्छा। जो व्यक्ति, इस बात को ध्यान से समझेंगे, जो व्यक्ति किसी भी हालात में, कैसे भी समय अपने आप को एक लर्नर की तरह लेकर जाता है, उसकी ज़िंदगी में सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड 2 पहिए बन के आ जाते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। कैसे सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं वो अब समझते हैं कि जब आप अपने आप को लर्निंग वाले मोड में लेके जाते हो ना, एज ए लर्नर रहते हो कि यार आई हैव टू लर्न, तो द मोमेंट यू से कि आई हैव टू लर्न, आप भिक्षु बन जाते हो। यस, आई एम रेडी टू लर्न। और जैसे ही आप भिक्षु बनते हो, उसका एक और सिद्ध किया हुआ बात है कि आपने अपनी नेगेटिव ईगो बाहर रख दी है। आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं और दिल से सुन रहे हैं, तो आपने एक चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म कर दी है आपके और मेरे बीच में। वो क्या? बड़ी सिंपल सी, बड़ी प्यारी सी, कि आप लोगों ने ये बीच में से वो दीवार हटा दी है कि हम साहिल को क्यों सुने भाई, कौन सा हीरो है ये, क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या नया बताएगा। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो इश्क की बात हो, चाहे वो प्यार की हो, चाहे हमारे पुराने रिलेशन की बात हो, आपने अपनी नेगेटिव ईगो बाहर रख दी है। अगर आप अपनी नेगेटिव ईगो बीच में रखेंगे ना, नेगेटिव का मतलब नॉन प्रोडक्टिव ईगो, अगर आप अपनी नॉन प्रोडक्टिव ईगो रखेंगे ना कि ये क्या बताएगा हमें नहीं पता कौन सी नई बात है, तो क्या होगा? तो आप भिक्षु बनेंगे ही नहीं। जब आप भिक्षु बनेंगे नहीं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, सीखने की चाहत नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बी अ गुड लर्नर, एक अच्छे सीखने वाले बनना चाहिए। सो एक अच्छा लर्नर क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। 3 क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे लर्नर की, और अच्छा लर्नर होते ही आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो ये है, स्टेप नंबर 1, द्रोणाचार्य जी का टाइम पे चलते हैं। महाभारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो आज मैं अगर भूल जाऊं तो, मैं भूलूंगा तो नहीं, बट आपको बोल रहा हूँ कि आप याद ज़रूर रखना कि मैं रामायण का भी एक एज ए गुड स्टूडेंट वाला फैक्टर आपको बताऊंगा, राम भगवान एज ए गुड स्टूडेंट। तो क्या हुआ कि द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव सारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 105 बच्चे है ना, द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में भेज दिए गए। भाई ये लो भाई, पढ़ाओ इनको, टीम को पढ़ाओ। और सारे बच्चे आप जानते हैं एक ही उम्र के आसपास के थे, क्योंकि ये सब लोग वो 9 महीने कंसीव होके पैदा नहीं हुए थे, सब लोग एक ही टाइम में पैदा हो गए थे। मतलब वर होता ना, वर मांगा और बच्चे पैदा हो गए। तो वो बच्चे थे, तो सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट एक ही एज के। तो अब आपको इमेजिन करना होगा, अब आपको सोचना होगा। क्या सोचना है कि द्रोणाचार्य जी यहाँ खड़े हैं और उनके आसपास 2-3 और टीचर्स खड़े हैं जो उनकी टीम थी, और सारे 105 बच्चे वहाँ बैठे हैं। तो अब क्या करेंगे? कुछ चीज़ें सबको यूनिवर्सल सिखाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि राजपाट कैसे चलाना है सबको बराबर सिखाया जाएगा, लेकिन उनमें से राजा जो बनेगा उसको थोड़ा सा स्पेशल स्किल सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो हथियार चलाने का स्किल है सबका उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पे चलाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भीम को गदा चलानी इसलिए सिखाई क्योंकि भीम बहुत लंबे चौड़े थे, और उनकी गदा भी बोलते हैं कि तकरीबन 6 फुट की तो उनकी गदा थी। जो हाथ में वो गदा उठाते थे वो 6 फुट की थी। तो 8 फुट का आदमी 6 फुट की गदा उठाएगा किसी को तो कहाँ उठा के फेंक देगा। लेकिन उस समय बाकी के योद्धा भी लंबे चौड़े होते थे। लेकिन अगर वो धनुष चलाएगा तो वो उतना बढ़िया नहीं चलाएगा, वही खींचेगा तो तोड़ देगा हर बार, राइट। सो ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सच में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ पक्का हुई होगी,
क्या कि सारे जब बच्चे 105 बच्चे बैठे हैं तो किसको कौन सी विद्या दी जाए, शस्त्र विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, किसको कौन सी शस्त्र विद्या दी जाए जो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, जो जिसमें वो अच्छा हो जाए। दैट मीन्स उसका एप्टीट्यूड स्किल्स का, उसका एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया गया। तो यहाँ से बात को समझा रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ आज की डेट में कि दुनिया का बेस्ट धनुषधारी कौन है, दुनिया का बेस्ट नंबर 1 धनुषधारी, तो आपके दिमाग में आएगा अर्जुन, आपके दिमाग में आ सकता है कर्ण, और कर्ण अर्जुन बराबर आएंगे, और एक नाम आएगा एकलव्य, कि यार ये कमाल के लोग थे, राइट। थैंक यू सो मच है। तो ये 3 लोगों का नाम ज़रूर आएगा। वैसे और लोग भी बड़े कमाल के धनुषधारी थे, बट ये 3 का नाम बहुत ज़बरदस्त है। राम भगवान बहुत कमाल के धनुषधारी थे, लक्ष्मण भी धनुषधारी थे, लेकिन इन 3 का नाम पहले आता है हमारे दिमाग में, चाहे इसको मार्केटिंग कह लो, हमारे प्रोग्राम्स की, या जो मर्जी समझो। तो अब सिचुएशन क्या है, द्रोणाचार्य जी सबको टेस्ट कर रहे हैं, सबको समझ रहे हैं कि कौन बच्चा किस लेवल का है, और बात करते करते, देखते देखते, उनके टेस्ट लेते लेते, चल भाई भाग के दिखा, पेड़ पे चढ़ के दिखा, तो उन्होंने सबको बताना स्टार्ट कर दिया कि तू गदा चला सकता है। युधिष्ठिर को बोला तेरे को भी गदा चलाना है, बट तू रथ को चलाने में एक्सपर्ट हो सकता है, बट ज़्यादा दिमाग डिसीजन मेकिंग पे लेना। तो ऐसे करते करते अर्जुन की बारी आ गई। तो अर्जुन को उन्होंने बोला कि तू बेस्ट धनुषधारी बनेगा, मतलब तेरे अंदर धनुषधारी बनने के, आर्चर बनने के ज़बरदस्त गुण हैं, तेरे जैसा धनुषधारी कोई बन ही नहीं सकता। और जैसे ही द्रोणाचार्य जी ने ये बात बोली कि तेरे जैसा कोई धनुषधारी हो ही नहीं सकता है, अर्जुन ने हाथ जोड़े, नीचे बैठ गया और बोलता सर जैसे आप कहें, जैसे आप कहें। और वहाँ पे ये नीचे बैठना जो है वो क्या दर्शाता है कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया टू हिज टीचर, टू हिज कोच, कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम रेडी, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। अगर आपको लगता है तो आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि आपको मेरे लिए ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, आप मेरे को ये चीज़ें सिखा सकते हो। तो अर्जुन से हमें क्या सीखने को मिलता है, सरेंडर करना। तो अच्छा लर्नर बनने के लिए, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए अपनी ज़िंदगी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू सरेंडर। सरेंडर कर दो, गुडनेस को सरेंडर कर दो, अच्छी चीज़ों को सरेंडर कीजिए। जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में बना रही हैं, खूबसूरत बना रही हैं, आपके अच्छे बिहेवियर को लेकर आ रही हैं, उनके लिए उनकी तरफ सरेंडर कर दीजिए एंड बिकम अ गुड लर्नर। तो सेम वे अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको हम कृष्ण भगवान बोल सकते हैं, अगर उसको सरेंडर कर देते हो वहाँ पे, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अर्जुन से क्या सीखने को मिलता है, सरेंडर कर दो, राइट। नाउ सेकंड, कर्ण कौन था? कर्ण सूर्यपुत्र था, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो रही थी? जैसे आप लोगों ने सुनी होगी ये बात कि एक ईगल का बच्चा था, ईगल ने अंडे दिए, तो कहते हैं कि एक अंडा जो है कोई बच्चा उठा लाया, वो अपना घर में ले आया, और जहाँ पे उस मुर्गी ने बच्चे दिए हुए थे, अंडे दिए हुए थे, उसने ईगल का अंडा भी वहीं पे रख दिया। अब ईगल का अंडा भी धीरे धीरे उसमें से निकला, तो उसमें से ईगलेट निकल आया, ईगल का बच्चा निकल आया। इतने टाइम में मुर्गी के बच्चे भी निकल आए। अब ईगल का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ खेल रहा था। तो एक दिन एक ईगल हवा में से ऐसे बोलते ना उड़ती हुई आई, और उसने देखा ईगल जो है वो चूज़ों के साथ खेल रहा है। तो उसने बोला, हे ईगल तू क्या कर रही है, चूज़ों के साथ खेल रही है, पागल है? बोली क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मेरे भाई हैं। बोलते तेरे भाई तो हैं, ठीक है, लेकिन तू इनमें से ज़्यादा काबिलियत है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा ऊंचा उड़ सकती है। तो बोलते नहीं मैं नहीं उड़ सकती, हम लोग उड़ते हैं, थोड़ा सा उड़ पाते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, हम नहीं उड़ पाते इतना। बोलते अरे नहीं, तू उड़ सकती है, तो देख तो सही, जैसी तू है वैसा मैं हूँ। अब ईगल के बच्चे ने अपने आप को तो कभी देखा नहीं है, वो कैसे समझाएगा भाई? तो धीरे धीरे किस बात का मतलब क्या है कि ईगल, चील का बच्चा जब चूज़ों में रहेगा, ज़्यादा चूज़े रहेंगे उसके आसपास, तो वो भी चूज़ा हो जाएगा, वो हिम्मत ही नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं। गलत नहीं है चूज़े होना, लेकिन ईगल चूज़ा हो जाए ये गलत है। तो उस ईगल ने उसको समझाया, उस छोटे से ईगल के बच्चे ने अपने आप पर फैलाए और कोशिश की, तो उसको पता चला यार मैं तो कमाल हूँ। और यही चीज़ कर्ण के साथ भी हुई। कर्ण ईगल का बच्चा था, लेकिन पल कहाँ रहा था, चूज़ों में। तो लेकिन उसके अंदर का जो ईगल था ना, वो बार बार उसको बुलाता था, यार यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। अब उसको मालूम नहीं था कि वो ईगल है,
उसको मालूम नहीं था कि वो क्षत्रिय है, उसको मालूम ही नहीं कि वो सूर्य भगवान का बच्चा है। तो वो ऑर्डिनरी जिंदगी जी तो रहा था, लेकिन अंदर से, उसके अंदर जिसको बोलते हैं अंदर से उसका क्षत्रिय है, उसको बुलाता था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उसने उस बड़ा करने के चक्कर में क्या किया, झूठ भी बोल दिया। किसी को याद है क्या झूठ बोला था करण ने? कोई बताएगा? करण ने एक झूठ बोला बड़ा जबरदस्त। करण ने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखने के लिए झूठ बोल दिया था कि मैं ब्राह्मण हूं। अब ये बात गलत है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कर्ण का सीखने का जो शौक है, उसने उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ कराना सिखा दिया। बात ये गलत जरूर हो सकती है, लेकिन ये बताती है कि उसका पैशन क्या था, उसका पागलपन क्या था, उसकी जो इनर कॉल थी वो क्या थी कि यार मुझे सीखना है, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो कर्ण ने सब कुछ किया। तो सेकंड चीज हमको क्या सीखनी चाहिए कि सीखने के लिए जो हमारे अंदर काबिलियत है, जो आपको भी विश्वास आता है कभी कभी कि यार मैं कर तो सकता हूं, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको वो करना चाहिए। दैट इज द सेकेंड गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड लर्नर। पहली, सरेंडर कर दीजिए। अपना टीचर आपको समझ में आ गया, सर अब आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। दूसरा, कुछ भी करना पड़े, जो आप कहेंगे करूंगा। आप बोले आग में कूद जा, आग में कूद जाऊंगा, पानी में कूद जा, पानी में, जो कहेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो सरेंडर की भावना और कुछ भी कर जाने की भावना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं तीसरा लेसन लेता हूं एकलव्य से। एकलव्य के केस में क्या खूबसूरत बात थी। एकलव्य के केस में यह था कि एकलव्य ऑर्डिनरी आदमी बच्चा था और वो कोई क्षत्रिय भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा आर्चर कैसे बन गया, उसके केस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एकलव्य जो है, उसका जो काम चलता था वो जानवरों को मार के चलता था। निषाद बोलते ना, जैसे जानवरों को मार के चलता था। उनका खान पीन यही था, उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती थी। ऑर्डिनरी सिंपल से लोग थे। आई एम सॉरी। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि एकलव्य को लगता था, अब ध्यान से समझना होगा आपको, एकलव्य को नंबर 1 धनुषधारी बनने का कोई शौक नहीं था। उसके दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा कि यार मैं दुनिया का नंबर 1 आर्चर बनूंगा, नहीं, मतलब ही नहीं बनता। उसके साथ क्या था? उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, अब उसको समझिए। जब वो जंगल में आप जब शिकार करने जाते हो, आप तीर चलाते हो, तो ज़रूरी नहीं है हिंदी फिल्मों की तरह कि आपने तीर चलाया और लग गया। जानवर ज़्यादा स्मार्ट है ना? हल्की सी भी आवाज़ आती है एकदम भागते हैं। हिरन को आपने देखा भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। तो अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एकलव्य के साथ ये बड़ी चैलेंज था, बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी मुश्किल थी उसकी ज़िंदगी में, और वो ये थी कि वो तीर चलाता था, तीर छोड़ा, जानवर निकला, तीर जंगल में कहाँ गया मालूम नहीं। एक तीर क्या हुआ? वेस्ट हो गया। अब एक तीर को बनाने में महीनों लगते थे। मतलब सही लकड़ी को लाना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको सीधा रखना, फिर उसको जो धनुष है उसके हिसाब से तैयार करना। इट वॉज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि उसने फ्लिपकार्ट पे गया, amazon.com पे गया, alibaba.com पे गया और ऑर्डर कर दिया, हाँ भाई 50 पीस भेज दो, फिर ख़त्म हो गया, अच्छा चलो इस बार 200 पीस भेज दो। ऐसा नहीं था। उसको अपने तीर खुद तैयार करने पड़ते थे, और एक एक तीर को तैयार करने में इतना टाइम लगता था। तो एक तीर का वेस्ट होने का मतलब है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि यार कहाँ मैं ऐसा सीखूं कि मेरा एक ही तीर में निशाना लग जाए, मुझे कौन सिखा सकता है? तब कहते हैं कि एकलव्य ने क्या प्लान किया कि अब मुझे कोई सिखाएगा तो है ही नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आप किसी को कुछ सिखा देते हो तो हो सकता है, पॉलिटिक्स थी ना उस ज़माने में भी, हो सकता है कि कल को वो व्यक्ति आपके ही खिलाफ उसका प्रयोग कर ले। तो शस्त्र विद्या हर किसी को नहीं दी जाती थी। कोई अपने आप कहीं सीख रहा है अलग बात है, बट दी नहीं जाती थी। तो टीचर्स ऑलवेज नेवर यूज्ड टू डू इट। वो सिर्फ किसके लिए करते थे? राजाओं के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी, वहाँ पे उन्होंने युद्ध करने थे। तो टीचर्स थे ही नहीं, और अगर थे भी तो वो करते नहीं थे। तो एकलव्य को द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट नहीं किया था। ये नहीं कहा था कि तुम नीची जाति क्यों, ना। उन्होंने कहा था भाई हम इनके टीचर हैं, हम इन्हीं को पढ़ाते हैं, हम इन्हीं को पढ़ाएंगे। तो एकलव्य ने क्या किया?
आपको मालूम नहीं होगी, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एकलव्य ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बात है सीखने वाली। एकलव्य ने कहा मेरे को द्रोणाचार्य जी बेस्ट हैं, सीखना इन्हीं से है, ये मुझे सिखाएंगे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट, मैं एटलीस्ट इनके वहाँ पे छोटे मोटे काम कर सकता हूँ। तो वो गुरुकुल में छोटे मोटे काम करने के लिए घुसे थे, और वो छोटे मोटे काम करते 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 इस लेवल पे एकलव्य पहुँच गया कि जब सारी दिन ट्रेनिंग होती थी ना, जो इक्विपमेंट्स होते थे, जो बाण होते थे, जो धनुष होता था, तरकश होता था, जो गदा होता था, ये जब लोग प्रैक्टिस करके चले जाते थे तो इनको ठीक से सजा के सफा करके रखना होता था। ये काम करता था एकलव्य। और एकलव्य जब ये काम करता था तो गड़बड़ तो करेगा ही करेगा, दिल में तो आएगा ही आएगा, क्या वो धनुष को पकड़ के देख रहा है। अब आपको सोचना होगा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा और वो धनुष को पकड़ के देख रहा है, तीर को पकड़ के देख रहा है, क्योंकि आया तो वो ये सब सीखने के लिए है कि मैं देखता जाऊँगा, ऑब्जर्व करता जाऊँगा, कुछ ना कुछ सीख जाऊँगा। तो दुर्योधन ने उसको ऐसे करते हुए देख लिया, और दुर्योधन शुरू से गुस्से वाला था, उसने कंप्लेंट कर दी। और जब उसने कंप्लेंट कर दी तो द्रोणाचार्य ने उसको बोला भाई तेरे को तो यहाँ से जाना होगा। तब एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य जी की वो बस्ट बनाई, वो मूर्ति बनाई, और ऐसे गुस्से में, तो एकलव्य क्या करता था, तीर चलाता था और द्रोणाचार्य की तरफ देखता था, सर कैसा लगा, तो जो मूर्ति थी वो तो गुस्से में थी और क्या बोलती थी, मज़ा नहीं आया भाई, राइट। सो वो उसकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई और एक दिन वो बहुत बड़ा धनुषधारी बन गया। तो तीसरा लेसन हमें कहाँ क्या सीखना है एकलव्य से, कि आपके रिसोर्सेज, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द मैक्स अगर करना है, आपके जो आसपास का रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा लर्नर बनना होगा। अब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, छोटे छोटे ले सकते हैं। आपके ऑफिस में जो आपके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब कोई स्किल्ड लोग होंगे काम करने वाले, जो बढ़िया काम करने वाले लोग होंगे, जो उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, जो एक्सेल जानेंगे, जो नंबर ऑफ चीज़ों का उनको पता होगा। तो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे आपको अच्छा लर्नर बनना चाहिए। तो 3 चीज़ें आपने अभी सीखी। पहली, सरेंडर कीजिए टू द लर्निंग। सेकंड करण से क्या सीखा, कुछ भी हो करके हटेंगे, जब तक होएगा नहीं तब तक सोएगा नहीं। तीसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लर्नर बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या आता है हमारे दिमाग में, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये लर्नर बनूंगा एक अच्छा, तो मैं अल्टीमेटली क्या करने वाला हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड अभी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे हो सकता है उस लेवल पे है या नहीं, ये आपको चेक करना। तो इसके लिए बड़ी अच्छी कोटेशन है, बड़ी अच्छी लाइनें हैं, किसी ने कही है कि ये अच्छी बात है, राइट, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है कि ये अच्छी बात है कि आप सफल हैं, लेकिन ये और अच्छी बात है कि आप जितने हो सकते थे क्या उतने सफल हैं। तो ये हमें जानना होगा कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बट क्या हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी ये फीलिंग कनेक्ट हो जाएगी। एज ए लर्नर, एज ए भिक्षु जब आप जाते हैं सीखने के लिए और 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि येस, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ योर सेल्फ, ग्रोथ ऑफ नेशन, ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नाउ लुक एट दिस, आप अकेले 4 लेवल पे काम कर जाओगे, अपने लेवल पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, अपने देश के लेवल पे, और अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन के लेवल पे। सो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आप जब सीखते हो, अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लेके आते हो गुड लर्नर की, देन यू डेवलप अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड। और उसके बाद मोटिवेशन कब आता है मालूम है, जब आप सीखते हो, करते हो, तो आप कुछ गलतियां करते हो, तो एटीट्यूड अच्छा है, उन गलतियों को सुधारते हो, फिर से करते हो, तो यहाँ पे मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है आपका सपोर्ट करना कि यार मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा। जब मैं कर रहा हूँ और हो जाएगा तो आपका मोटिवेशन आपका साथ देता है, आपको उठाता है। जब आपको लगता है मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, तो कैसे नहीं होगा, तो मोटिवेशन आपको सपोर्ट करता है, अरे हो जाएगा, तूने पहले किया, अब भी कर सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मेरी ज़िंदगी में मैं दुनिया भर के एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, बट आप और हम सामने, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल बीच में कोट कर दूंगा या ये कहीं बीच में टांग अड़ा दूंगा कि मेरे साथ भी ज़िंदगी में यही हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि 99% टाइम आई हैव फेल्ड,
किया नुकसान, किया फ़ायदा, किया नुकसान, किया फ़ायदा, नुकसान फ़ायदा, नुकसान 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 नुकसान, फ़ायदा नुकसान नुकसान नुकसान, फ़ायदा फ़ायदा नुकसान नुकसान, यही हुआ, बहुत हुआ ज़िंदगी में। लेकिन अगर आज मेरी उम्र में 56 साल की उम्र में अगर आप मुझे देखो बड़े गौर से, समझो तो मोटिवेशन का लेवल कितना हाई है, पॉजिटिविटी का लेवल कितना हाई है। रीज़न इज़ लर्नर, सीख रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो जो 1% है वो भी 40 करोड़ के बराबर है कि जो भी सफलता हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है, बहुत अच्छे लेवल पे सफल है। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि 1% इतनी ज़बरदस्त है, अगर 100% होती तो रिलायंस बना देते यार हम, तो अभी भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, अभी भी कोशिश करते हैं। और फ़ायदा किसका होगा, मेरा, जनरेशन का, मेरे देश का, इस नेशन का और कॉरपोरेशन का, कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का। सो बी अ गुड लर्नर, भिक्षु बने, अच्छे से सीखें, कृष्ण भगवान को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ कि हम टाइम से पहले ख़त्म हो गया, बट अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, बट मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता था उसमें कोई कमी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, अदरवाइज दिव्या, हियर आई एम, सो यू कैन लेट मी नो